हेलो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो सेशन आंसर राइटिंग के ऊपर होने वाला है और स्पेसिफिकली फॉर द एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी ये आ रही थी, सर हमने जून 2026 अटेम्प्ट दिया था एंड उसमें हमने सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट किया था, अपने रिवीजन भी किए थे और अच्छे से याद भी किया था। ठीक है, हमने रिटेन भी अच्छे से किया था। बट जैसे ही हम एग्जाम हॉल में बैठे और हमने क्वेश्चन पेपर देखा, आंसर का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब हमारे दिमाग से निकल गया। आंसर को लिखना कैसे, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है आंसर की, वो हम सब कुछ ही हमारे दिमाग से चला गया क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो करी ही नहीं। बट अब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो द दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए हम अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। और ये कमी हमारे अंदर से कैसे निकलेगी, हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि हम स्टार्ट कैसे करें आंसर राइटिंग, तो उनके लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था और जो अब बेसिकली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर 2026, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। वो यहाँ से बेसिकली देख सकते हैं हमें कैसे प्रेजेंटेशन करनी है आंसर की। अच्छा, इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैंने जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके फिर सजेस्टेड आंसर आईसीएसई रिलीज करता है, उनको पढ़ा है, अच्छे से रिव्यू किया है, लास्ट के 5 टू 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को रिव्यू किया है अच्छे से। और एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं क्वेश्चन आंसर को लेकर, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, हम कैसे लिखेंगे आंसर को, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, कैसे प्रोविजन लिखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे सिचुएशंस को। ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्स के जो आपका एग्जाम होता है, जो आप वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे लिखना है, अगर कोई डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है उसको कैसे लिखना है, अगर कोई बेसिकली वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट दी आपको कमेंट करना है, वो कैसे लिखना है। अगर आपका सीएफएम का पेपर है, टेक्स्ट लॉ का पेपर है, वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करना है। तो हम सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक टाइप को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे और साथ में एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो मेरा, जो मैंने पहला टाइप किया है यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं लगाते और चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने पहला टाइप आपके लिए बनाया है वो बनाया है, देखिए वो मैंने बनाया है प्रॉब्लम बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कंपनी लॉ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना ज्यादातर, जहाँ पे आपको दो दो तीन तीन पेज की केस स्टडी दी होती है और कुछ बेसिकली आपको हो सकता है हाफ पेज की केस स्टडी दी हो और क्या कोई एक प्रॉब्लम दी हुई होती है कभी कभी, और आपसे फिर पूछते हैं कि आप एप्लीकेबल प्रोविजन कौन सा है, ये या फिर डायरेक्टर का जो एक्शन है वो वैलिड है नहीं है, वो मीटिंग वैलिड है नहीं है, या कोरम वैलिड है नहीं है। इस तरीके की क्वेश्चन प्रॉब्लम दी जाती है और उसका आपको आंसर करना होता है और जस्टिफाई करना होता है अपने आंसर को विद प्रोविजन। तो इस क्वेश्चन को आप पहचानोगे कैसे? सबसे पहली बात तो यही आती है, सर इस क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा क्या, वेदर ही और शी कैन डू सो, वेदर द एक्शन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर इज टेनेबल, डिटरमाइन द लीगल पोजीशन और एनालाइज द सिचुएशन। अगर इस तरीके के बेसिकली फ्रेजेस आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं तो ये समझ जाइएगा ये टाइप क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड और केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है सर? प्रॉब्लम बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को लेकर एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको क्या अवॉइड करना है, मैं वो बता रहा हूं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं। क्या? डू नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद यस और नो। यस और नो से स्टार्ट नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में यस और नो से स्टार्ट नहीं करना है। नेवर कॉपी पेस्ट फैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन को देखते ही, बेसिकली केस स्टडी को देखते ही क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले लिखेंगे फैक्ट्स, हेडिंग डालेंगे फैक्ट्स और वहां पे उसी क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, फिर लिखते हैं प्रोविजन, फिर टूटे फूटे प्रोविजन भी लिखते हैं वहां पे, और फिर कुछ एनालाइज नहीं करते, कुछ कंपैरिजन नहीं करते और डायरेक्ट कंक्लूजन लिख जाते हैं। देखिए वो एक आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो अवॉइड जेनरिक स्टेटमेंट विदाउट सेक्शन नंबर। कोई भी आप जेनरिक सेक्शन, कोई भी लेमन लैंग्वेज में सेंटेंस लिख के आते हैं वो भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, उस तरीके से भी आपको बेसिकली जस्टिफिकेशन नहीं देना है अपने आंसर का। व्हाट टू कीप इन माइंड, आइडेंटिफाई द कोर लीगल डिफॉल्ट ऑफ प्रोविजन इमीडिएटली। मतलब सर जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 मिनट मिलते हैं आपको पेपर अटेम्प्ट कर, पेपर को रीड करने के लिए। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कौन सी लीगल प्रॉब्लम है, लीगल डिफॉल्ट क्या है। ठीक है, एप्लीकेबल प्रोविजन आपको आइडेंटिफाई पता चलेगा, चेंज ऑफ नेम का है तो सेक्शन 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिविडेंड से रिलेटेड है, सेक्शन 123 का है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, या फिर अगर कोरम से रिलेटेड आपको कोई दिखता है और आपको बेसिकली पूछ रहा है कि ये कोरम वैलिड है नहीं है, तो आपको माइंड एकदम ट्रिगर करना चाहिए, सेक्शन 174 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हो सकता है एसएस 2 से भी रिलेट करता हो, एसएस 1 सॉरी एसएस 1 से भी रिलेट करता हो। ठीक है, तो एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आपको प्रोविजन, क्योंकि एक बार आपका प्रोविजन स्ट्राइक हो गया तो आधी टेंशन तो आपकी वहीं खत्म हो गई, हाँ ये आंसर मुझे आता है।
ठीक है? पहले तो एप्लीकेबल प्रोविजन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट इतने पक्के नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते कि वो एप्लीकेबल प्रोविजन भी आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप सही जगह पे सही प्रोविजन लगा पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको उसी पे ही ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद 3 स्टेप आंसर पैटर्न आपको फॉलो करना है। क्या? प्रोविजन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड कंक्लूसिव एविडेंस। एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस लिखूँगा मैं। और इसका दूसरा नाम बोलूँ तो मैं एनालाइज़ द फैक्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन बोलो, एनालाइज़ द फैक्ट्स बोलो, ठीक है? ये क्या होता है सर? वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। जब हम क्वेश्चन, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, तो उनको जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे इस बात को। उसके बाद एड्रेस प्रोवाइजो स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन विद हाउएवर। मतलब देखो, अगर आप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा, सेक्शन 13 है, तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 आप लिखेंगे। उसके बाद अगर उसके प्रोवाइजो होगा तो फिर प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट नहीं लिखना है, वहाँ क्या लिखना है? हाउएवर से स्टार्ट करना है। सेकंड प्रोवाइजो मोरएवर से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक लाइन का गैप आपको ज़रूर देना है। एक लाइन का गैप देना है एंड देन वो प्रोवाइजो लिखना है, ठीक है? हो सकता है वो एक्सेप्शन हो मेन सेक्शन की, तो वो आप बेसिकली हाउएवर से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, और अगर सेकंड प्रोवाइजो भी मेंशन करना है देन मोरएवर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर वहाँ रूल का रेफरेंस देना है तो रूल का रेफरेंस भी आप देंगे। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्योंकि सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो वो एक्सप्लेनेशन लिखें तो एक्सप्लेनेशन हेडिंग के साथ आप लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद ट्राई टू राइट प्रोविजन एज इट इज नॉट इन योर ओन लैंग्वेज। अब मैं नॉट इन योर ओन लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? आप अपनी लैंग्वेज में ना लिखें, क्यों? क्योंकि आप मीनिंग चेंज करते हैं, उसको जेनरिक बना के देते हैं। जेनरिक में लिख के आएंगे, लॉ को लॉ के तरीके से नहीं लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ना आप मे, शैल कुछ ध्यान नहीं रखते, आप सिर्फ अपनी जेनरिक स्टेटमेंट में प्रोविजन लिख के आते हैं, जो जिससे प्रोविजन की लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, प्रोविजन का मतलब भी चेंज हो जाता है, और वहीं पे एग्जामिनर बेसिकली आपको मार्क्स नहीं देता है। तो प्रोविजन हो सकता है आप एज इट इज लिखें। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो मेक श्योर उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोविजन को, अगर कोई चीजें प्रोवाइजो में एक्सप्लेन है, प्रोवाइजो में लिखी हुई हैं, तो आप उनको सेक्शन में ना लिखें, ठीक है? बाइफर्केशन आपके आंसर में होना चाहिए। मतलब जो बातें अगर रूल में लिखी हुई है, तो मैं एज पर द रूल ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 उनको मैं वहीं मेंशन करके आऊँ, मैं उनको मेन सेक्शन में नहीं बनाऊँ। या फिर मैं लिख दूँ एक्स पर सेक्शन 14 एक्स पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और जो सब जगह एक ही जगह सारी चीजें एक ही जगह लिख दी, एक्सप्लेनेशन भी, रूल भी, ना कोई रूल का रेफरेंस दिया, सब कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, तो वो देखो वो प्रेजेंटेशन बेकार हो जाती है आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से आप नहीं करना है। बाइफर्केशन आपके क्वेश्चन में अच्छे से होना चाहिए। जो चीज रूल्स में लिखी है वो रूल्स में ही लिखनी है, जो प्रोवाइजो है उसको सेक्शन से डिफरेंट होकर लिखना है आपको, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके बेसिकली आंसर में होनी चाहिए, जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका, ठीक है? तो एक बार आप पढ़ लेना, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू कीप इन माइंड आपको देखना है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कंपनी लॉ के। स्वेश इंफ्रा लिमिटेड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद आरओसी फॉर द अप्रूवल ऑफ द चेंजेस नेम टू स्वेरा इंफ्रा एंड रियल्टी लिमिटेड। यानी कि नाम क्या है? स्वेरा इंफ्रा, स्वेश इंफ्रा लिमिटेड, और नाम अब हम चेंज क्या करें? स्वर्णा इंफ्रा एंड रियल्टी लिमिटेड नाम चेंज करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द आरओसी नोटेड द कंपनी हैड नॉट फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल 24-25 इन्फॉर्म एनजीटी 7। मतलब कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है। हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर दिया, फाइल लिखा हुआ है बट फाइल कर चुके हैं, बट आरओसी क्या, एग्जामिने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आरओसी ने नोट करी ये बात कि आपने एमजीटी 7 फाइल नहीं किया, 24-25 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइल कर दिए हैं। एनालाइज द सिचुएशन एंड एडवाइज द डायरेक्टर ऑन द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू ऑब्टेन द अप्रूवल फॉर द चेंज ऑन नेम। अब आपको एनालाइज करनी है, लीगल पोजीशन क्या है इस क्वेश्चन में, वो आपको एनालाइज करनी है और एडवाइस करना है अपने डायरेक्टर को। तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे तो आपको कंपनी में ये हो सकता है सिचुएशन देखने को मिले कहीं पे, ठीक है? एनुअल रिटर्न फाइल करना भूल गए, या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर पहले नहीं करी थी, ठीक है? तो अगर आपके ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आपके सामने, तो आप कैसे एडवाइस करोगे डायरेक्टर को उस टाइम पे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एनालाइज करनी है सिचुएशन। सिचुएशन को कब एनालाइज करोगे? जब आपको एप्लीकेबल प्रोविजन पता होंगे। क्या पता होंगे? एप्लीकेबल प्रोविजन पता होंगे। एप्लीकेबल प्रोविजन आपको पता होने चाहिए, तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा आंसर का वो इस तरीके से होगा। पहले आप लिखेंगे एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये आप याद रख लो। ऐसे ही प्रोविजन लिखने हैं, जब भी कोई प्रोविजन आएंगे किस तरीके से लिखने हैं? एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? इस तरीके से आप लिखना है, एज़ पर सेक्शन 13 या फिर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस तरीके से आप लिखना है। उसके बाद वही प्रोविजन लिखा हुआ है, कंपनी में चेंजेस नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेज़ोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। पावर यहाँ पे हमने डेलीगेट करी है आरओसी को, ठीक है? तो ऑर्डिनरी केस में पावर आर डेलीगेटेड टू द आरओसी। हाउएवर द अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल में बहुत सारी कंडीशन लगी हुई हैं, हम उनको कंप्लाई करना होता है, ठीक है जी? तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लिखा हुआ है मस्ट राइट द रिलेवेंट प्रोविजन, ठीक है? तो यहाँ मैंने प्रोविजन का रेफरेंस दिया हुआ है। अब देखिए जो चीज़ रूल में दी हुई है, मैंने यहाँ रूल का रेफरेंस दिया एज़ पर द रूल 9, तो इस तरीके से आपको प्रेज़ेंट करना है। रूल भी अच्छे से लिखा हुआ है, सेक्शन भी नंबर अच्छा है। सर हमें सेक्शन नंबर नहीं आता।
आधे ज़्यादा स्टूडेंट की दिक्कत क्या है, सर मुझे सेक्शन नंबर नहीं आता, अब मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं है, मैं क्या लिखूँ? तो एज़ पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रिलेवेंट प्रोविजन। ये रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 यही यूज़ करना है आपको। ठीक है? एज़ पर द रूल 9, ठीक है? रूल मैं मानता हूँ रूल का नाम आपको याद नहीं, मतलब रूल नंबर याद नहीं होगा। रूल 29, 27 ये सब आपको याद नहीं हो पाएँगे, इतने सारे रूल हैं, कैसे आप याद कर पाएँगे? पर रूल का नेम तो याद रहेगा आपको। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल है, कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल है, ठीक है? उसके बाद ये शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स हैं, तो आपको बेसिकली रूल का नेम तो याद रहेगा, रूल नंबर हो सकता है याद ना हो, ठीक है? कोई बात नहीं है। गलत नहीं करके आना है बस, गलत नहीं लिखना है। गलत का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होता है आपके मतलब इवैल्यूएटर पे, कॉपी इवैल्यूएटर उस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा, यानी कि अगर आप गलत सेक्शन लिख के आए, तो वो सेक्शन तो आपको पता ही नहीं है, जो बेसिकली इस सेक्शन करेक्ट करेक्ट तो आपको पता नहीं है, पर जो आप लिख के आए हैं, वो भी आप गलत लिख के आए हैं, तो वो भी गलत आपको पता है, ठीक है? तो इस तरीके से फिर आपको रूल मेंशन करने हैं, रूल में क्या लिखा हुआ है, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, ठीक है? तो ये हो गया प्रोविज़न वाला पार्ट पूरा, ठीक है? तो रिलेवेंट प्रोविज़न लिखने हैं, इधर-उधर घुमाना नहीं है, ठीक है? कई कभी आप रूल 4 पे लेके जाओ, रूल 8 पे लेके चले जाओ, ठीक है? तो वो नहीं करना है, चेंज ऑफ नेम से ही डायरेक्ट आपको एप्लीकेबल प्रोविज़न लिखने हैं, चेंज ऑफ नेम से सेक्शन 13 सबसेक्शन में। प्रेजेंट केस, अब इस तरीके से लिखना है प्रेजेंट केस। अब यहाँ फैक्ट्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। मैंने देखो कॉपी पेस्ट नहीं करे हैं फैक्ट्स, मैंने बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करी हैं फैक्ट्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट केस, इन द गिवन केस, इन द इंस्टेंट केस, इस तरीके से आपको लिखने हैं फैक्ट्स। अब क्या लिखने हैं, स्वच्छ इंफ्रा लिमिटेड अप्लाई फॉर नेम चेंज, ठीक है। While financial statement were filed, the company failed to file, ठीक है, consequently ROC is legally justified in withholding approval। तो मैंने कंपैरिजन करा है, क्यों विथहोल्ड कर रहा है, क्योंकि एज पर द रूल 20, एज पर द रूल 29 मुझे बोलता है, ठीक है। देयरफॉर बोलते हैं द डायरेक्टर आर एडवाइज्ड टू इमीडिएटली फाइल द ओवरड्यू एनुअल रिटर्न इन फॉर्म। मैं क्या एडवाइस करूंगा, अब मैंने बेसिकली एनालाइज तो कर ली सिचुएशन, लीगली जस्टिफाइड है, ठीक है, लीगली जस्टिफाइड है, आरओसी ने विथहोल्ड किया हुआ है, तो डायरेक्टर एडवाइस टू इमीडिएटली फाइल द ओवरड्यू एनुअल रिटर्न, इमीडिएटली फाइल करूंगा एमडीटी 7 विद प्रिस्क्राइब एडिशनल फीस के साथ। वंस द डिफॉल्ट इज क्योर्ड, एक बार डिफॉल्ट सही कर लिया मैंने, तो कंपनी कैन रिक्वेस्ट द आरओसी टू प्रोसेस एंड अप्रूव द नेम चेंज एप्लीकेशन। देन मैं एप्लीकेशन आरओसी का एप्लीकेशन लिख सकता हूं, मैंने बेसिकली डिफॉल्ट है वो क्योर कर लिया, एमडीटी 7 अपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, अब आप मेरे नेम चेंज को आगे प्रोसीड करिए, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन और एडवाइस इस तरीके से देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। क्या आपको इस वीडियो के बाद आंसर राइटिंग, अब क्वेश्चन आएगा क्या इस वीडियो के बाद आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी, तो आंसर नहीं। आप बेसिकली गाइडलाइन है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, गाइडेंस वीडियो तैयार की है, फ्रेमवर्क तैयार किया है आंसर राइटिंग के लिए। जो स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए है वीडियो, ठीक है। इसको देख लेने से आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपको कल से बेसिकली प्रैक्टिस करना है, एक-एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, देन आपको फिर टेस्ट पेपर्स लिखने हैं, ठीक है? टेस्ट पेपर लिखने हैं, फिर फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। तो इस तरीके से आपको धीरे-धीरे आगे चलना पड़ेगा, पर प्रैक्टिस आपको डेली ही करनी पड़ेगी। 1 क्वेश्चन की करो, 2 क्वेश्चन की करो, देन अल्टीमेटली फिर यूनिट टेस्ट लिखो, देन फुल सिलेबस टेस्ट लिखो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आपको प्रैक्टिस अच्छे से जम जाएगी आप, ठीक है? पेपर तक आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, पर सोचोगे इस वीडियो देख ली चलो, अब जब होगा देखा जाएगा। अब जब एग्ज़ाम में 1 महीना रह जाएगा जब ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो 1 महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, यहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या था देखिए, ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या डिटरमाइन द लीगल पोजीशन। तो जो मैंने फ्रेज़ लिखवाए थे ना आपको स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये तो इस तरीके के फ्रेज़ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट 1 लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, डिटरमाइन द लीगल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग ऑफ द नेटवर्क रिक्वायरमेंट एंड वेदर एक्स कैन एक्वायर द एडिशनल 6%। अब ये बेसिकली सेबी रेगुलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने क्या है, डू नॉट स्टार्ट विद एक्स कैन इंक्रीज हिज शेयर होल्डिंग, डू नॉट कॉपी द फुल स्टोरी अबाउट। तो स्टार्ट कैसे नहीं करना है, स्टोरी नहीं लिखनी है, फिर पहली लाइन में फिनटेक लिमिटेड की मैं स्टोरी लिख दूं और लिख दूं यस एक्स कैन इंक्रीज, मतलब डायरेक्टली कंक्लूजन से करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको वही करना है, सबसे पहले प्रोविजंस लिखने हैं, फिर ठीक है, प्रोविजन लिखने के बाद लिमिट और थ्रेशोल्ड है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करना है एक लाइन छोड़ के। उसके बाद फैक्ट्स को आपको कंपेयर करना है, एनालाइज़ करना है, एप्लीकेशन करना है प्रोविजंस का फैक्ट्स में। तो इन द प्रेजेंट केस ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? फिनटेक लिमिटेड नेट वर्थ टू 75 करोड़, एक्स कैन करंटली होल्ड 4%, सीक टू एक्वायर एडिशनल सिग्निफिकेंट टू मैक्स टोटल होल्डिंग टू 10%। ठीक है? तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से मैंने देखिए कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है? देयरफॉर हेंस इस तरीके से मैं लास्ट में लाइन में अपना कंक्लूजन मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 लाइन का मेरा कंक्लूजन होना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं बढ़ाना है अपना कंक्लूजन, ठीक है? और जो मेरा कंक्लूजन होता है वो होगा मेरा बेस्ड होगा किस पे बेस्ड होगा, जो एग्ज़ामिनर ने पूछा है अल्टीमेटली मैं उसको आंसर वो देख के ही आऊँगा, ठीक है? तो कंक्लूजन लीगल पोजीशन बेस्ड ऑन द व्हाट एग्ज़ामिनर इज़ आस्किंग, जो एग्ज़ामिनर पूछ रहा है। तो एग्ज़ामिनर पूछ रहा था यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि लीगल पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग द नेटवर्थ रिक्वायरमेंट वेदर एक्स कैन एक्वायर द एडिशनल 6%। क्या एडिशनल 6% बेसिकली वो एक्वायर कर सकता है? तो मैंने दिया उसको आंसर एक्स कैन नॉट एक्वायर द एडिशनल। तो मेरा बेसिकली कंक्लूजन किस पे बेस होगा, जो एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। बाकी ये पूरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंटेशन किस तरीके से हो गई वो मैंने आपको बता दिया। 3 स्टेप में लिखना है आपको, पहले प्रोविजन लिखने हैं, फिर एप्लीकेशन
करना है प्रोविजंस का, एनालाइज़ करना है फैक्ट्स को, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है? तो चलिए सेकंड टाइप हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड टाइप क्या है? स्टेटमेंट, वैलिडेशन, कमेंट, एग्जामिन, क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बेसिकली लिखा था कमेंट करो, एग्जामिन करो, ठीक है? कोई स्टेटमेंट दे रखी है, फिर उसके बाद जस्टिफाई करना है आपको अपने, ठीक है? तो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो जैसे कमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जामिन वेदर द कंटेंशन इज करेक्ट, गिव आंसर विद जस्टिफिकेशन, ठीक है? कोई स्टेटमेंट दे दी तो लिखा हुआ है गिव आंसर विद जस्टिफिकेशन। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, आपको ये देखने को मिलता है, ये सब वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, वो देखते हैं। एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट टू अवॉइड। सबसे पहले क्या हमें नहीं करना है वो देख लेते हैं। डू नॉट राइट कंफ्यूजिंग सेंटेंस लाइक इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, इट मे और मे नॉट बी वैलिड, इट कुड बी, इट माइट बी, ठीक है? तो देखिए जो भी स्टेटमेंट आई है, हो सकता है वो तो प्रोविजन बेस हो या कोई कॉन्सेप्चुअल हो, तो इस तरीके से आप नहीं करना। इट कुड बी, इट माइट बी, इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, तो इस तरीके के वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है? क्या करना है, राइट क्लियरली इन लाइन वन वेदर द स्टेटमेंट क्लेम इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ही बेसिकली लाइन में आपको लिखना है कि स्टेटमेंट और क्लेम करेक्ट है या नहीं है, पहले वो लिखना है, उसके बाद फिर प्रोविजन पे आना है। इनकरेक्ट और वैलिड, साइड द स्पेसिफिक सेक्शन रूल रेगुलेशन, उसके बाद अपने स्पेसिफिक सेक्शन रूल्स और रेगुलेशन आपको लिखने हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, क्लियरली एक लाइन में कि ये स्टेटमेंट है, ये क्लेम जो है वो करेक्ट है, या स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड है, पहले ही लाइन में आपको लिखना है, उसके बाद प्रोविजन लिखने हैं आपको, ठीक है? तो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है? कि आप पहले ही स्टार्टिंग अगर आप आंसर से ऐसे इस तरीके से करेंगे, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, इस तरीके से, इट माइट बी, या कंक्लूजन में ऐसे लिखें इट कुड बी, इट माइट बी, तो ऐसा नहीं करना। क्लियर, बेसिकली आपको कंक्लूजन आपका क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता हूं मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन। देखिए, सेबी इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 50 लाख रुपीस ऑन डी, अ डायरेक्टर इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग, डी पास अवे शॉर्टली after due to health complication. L is the legal representative of D. Is L responsible to pay the penalty imposed by SEBI under the SEBI Act? तो क्या L responsible है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है? गिव आंसर विद जस्टिफिकेशन। इस तरीके से आई हुई है, देखिए क्वेश्चन आया, क्या L रेस्पॉन्सिबल है पेनल्टी पे करने के लिए? गिव आंसर विद जस्टिफिकेशन। तो सबसे पहले आप जो ये दिया गया है स्टेटमेंट, ये इज L responsible to the pay the penalty, the contention that L is not responsible on deceased act is incorrect in law, validation of statement। क्यों? एज पर सेक्शन 28 ऑफ द सेबी एक्ट। तो क्या लिखा है, देखो आंसर लिखने का तरीका है ना, एज पर द सेबी, as per the section 28B of the SEBI Act 1992, where a person dies before paying a penalty imposed under the act or before recovery of proceeding are initiated, a legal representative of the deceased shall be liable to a penalty। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्रोविजन लिखा, उसके बाद ये भी क्या है, प्रोविजन है। यहाँ पे आप देखें तो सेबी इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 50 लाख ऑन डी प्रायर टू हिज डेथ। सिंस ये प्रोविजन नहीं है, ये क्या है, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स है। सिंस the penalty was lawful imposed prior to that, the monetary obligation devolved upon his legal representative L. However, under section 28B2, the liability of the legal representative L is limited to the extent to which the state of the deceased actor is capable of meeting the liability। तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन, मतलब रिलेवेंट प्रोविजन को मैंने फैक्ट्स के साथ कंपेयर करके एनालाइज किया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देयरफॉर से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे एल इज लीगल रेस्पॉन्सिबल टू पे द पेनल्टी ऑफ 50 लाख, बट सच लायबिलिटी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द वैल्यू ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय एल फ्रॉम डी के, कहते हैं क्रिस्प वन लाइनर कंक्लूजन। मैंने यहाँ पे वन और टू लाइनर कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको ये बातें समझ में आ गई? उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2 देखते हैं। जैसे क्रेडिट रेटिंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बाय कंपनी इज मैंडेटरी, कमेंट। इस तरीके बेसिकली 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर एक क्वेश्चन ही आ जाएगा, वो थोड़ा 4 नंबर का आ जाएगा, या फिर 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के 2-3 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है? पहले तो आते थे और अभी भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कमेंट वाला। तो इसमें बेसिकली क्रेडिट रेटिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज, मैंने पहली लाइन में ही स्टेटमेंट को वैलिडेट कर दिया, ठीक है? नॉट मेंट फॉर एंड अदर एलिजिबल पब्लिक कंपनी व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर। अब उसको जस्टिफिकेशन क्या, मैंने प्रोविजन यहाँ पे लिखा, ठीक है? तो 1 नंबर में इतना ही सफिशिएंट है, 2 नंबर में इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं देखूं, अगेन Salim was appointed as MD Director of Z Limited for 5 years. After completing 3 years, Salim resigned from his office and claimed monetary compensation for the loss of office for the remaining unexpired tenure of 2 years। कौन सा है, सेक्शन 202 वाला है ये। Examine whether the Salim claim for compensation is legally sustainable। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिन करो whether claim sustainable है नहीं। तो Salim claim for the compensation for the loss of office is legally unsustainable and not paid। ये क्या, मैंने स्टेटमेंट वैलिड है। अब इसको जस्टिफिकेशन में कैसे करूंगा, सेक्शन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है? प्रोविजन यहाँ मैं मेंशन करने वाला हूँ, एज पर द प्रोविजन। वही, ये आपको जब भी प्रोविजन लगो ये लाइन याद रखनी है, एज पर सेक्शन 202 या फिर एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, वो आपको लिखना ही है। लीगल प्रोविजन यहाँ पे आपने लिखा, देन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन लिख दिया आपने, ठीक है? सलीम ने जो है वो 3 साल कंप्लीट कर लिए, कॉपी पेस्ट नहीं करा, क्या लिखा, सलीम ने जो है 3 साल कंप्लीट किए हैं ऑफिस 5 ईयर टेन्योर एंड वॉलंटरली रिजाइन करा है अपनी पोस्ट से। सिंस हिज डिपार्चर ड्यू टू वॉलंटरी रेजिग्नेशन, उसका टर्मिनेशन रिमूवल, नॉट
टर्मिनेशन रिमूवल बाय द कंपनी। तो सेक्शन 202 ए क्या कहता है, कंप्लीटली बार एनी कंपनसेशन पे। सेक्शन 202 ए रिस्ट्रिक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑन देयरफॉर से देखो मैंने स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने लीगल कंक्लूजन, मतलब मैंने यहाँ पे क्रिस एंड वन लाइनर कंक्लूजन अपना लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली सेक्शन 6 के ऊपर है, ठीक है। एक्सपेल फ्रॉम द मेंबरशिप वाला क्वेश्चन है, तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली लिख दिए थे, क्योंकि इन वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को ज्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद आता है प्रोसीजर और कंप्लायंस क्वेश्चन। आप कोई प्रोसीजर पूछ लिया, ठीक है, जैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का प्रोविजन बताओ, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का बता दो, ठीक है, चेंज ऑफ नेम का प्रोसीजर बता दो, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल। आपके कंपनी लॉ में बहुत सारे बेसिकली प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको सर कैसे करना है, प्रोसीजर्स को कैसे करना है, प्रोसीजर्स को कैसे लिखना है, तो उसका एक तरीका है। या फिर कंप्लायंस बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं किस तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, स्टेट द कंप्लायंस रिक्वायर्ड, या एग्जामिन द स्टैट्यूटरी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, या एनलिस्ट द स्टेप और प्रोसीजर, या फिर कोई बेसिकली स्टेप और प्रोसीजर की लिस्ट मांग लिया आपसे, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी क्राइटेरिया एग्जामिन करने को बोल रहा है किसी, चाहे वो सीएसआर एप्लीकेबिलिटी का हो, चाहे वो किसी भी और प्रोविजन का भी हो सकता है। उसके बाद व्हाट टू अवॉइड, डू नॉट राइट प्रोसीजर कंडीशन लॉन्ग अनब्रोकन पैराग्राफ। मतलब अगर कोई प्रोसीजर पूछा है आपसे तो अनब्रोकन पैराग्राफ में नहीं लिखना है। मतलब आपने, मतलब अनब्रोकन पैराग्राफ में नहीं लिखना है। मतलब जैसे एक लाइन से स्टार्ट किया, पूरा एक पेज तक लिख दिया बिना किसी पॉइंटर के, बिना किसी हाईलाइट करे हुए, बिना कोई अंडरलाइन करे हुए, आपने बिल्कुल प्रोसीजर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ भी नहीं लिखने। ठीक है सर, क्या लिखना है फिर वो बताइए ना। डू नॉट अमिट न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड, टाइम लिमिट और फॉर्म नंबर। देखिए कोई प्रोसीजर में फॉर्म नंबर्स भी होंगे, टाइम लिमिट्स भी होंगी, तो उनको आपको अंडरलाइन करके आना है। उनको एज इट इज पैराग्राफ के बीच में कहीं लिख के नहीं आना है, या फिर हो सके आप भूल ही जा रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। व्हाट टू कीप इन माइंड, यूज क्लियर बोल्ड सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स, प्रेजेंट मैथमेटिकल्स और न्यूमेरिकल क्राइटेरिया यूजिंग अ स्ट्रक्चर टू ऑलवेज अंडरलाइन स्टैट्यूटरी टाइमलाइन, फॉर्म नंबर एंड स्टैट्यूटरी। देखिए ये तो प्रोसीजर के लिए था, और ये जो पहले चीजें हैं ना, ये है अगर कोई कंप्लायंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे, ठीक है, कोई बेसिकली मैंने यहाँ लिखा था ना स्टैट्यूटरी क्राइटेरिया, कोई थ्रेशोल्ड बेस्ड क्वेश्चन आ गया जहाँ पे थ्रेशोल्ड की कैलकुलेशन करने को आ गया, ठीक है। अगर उस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली 10% निकालना है, 2% निकालना है किसी चीज़ का नेटवर्क का, तो उस केस में बेसिकली आपको टेबल यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ। मतलब अपना जो कैलकुलेशन आपको 2% 10% कर रहे हो, उसको अच्छे से प्रेज़ेंट कैसे करना है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रेज़ेंट मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल क्राइटेरिया यूजिंग अ स्ट्रक्चर 2 कॉलम टेबल, यूज़ क्लियर बोल्ड सब हेडिंग्स, हेडिंग और सब हेडिंग्स आपको अच्छे से क्लियरली लिखनी है। और ऑलवेज़ ये प्रोसीजर के लिए ऑलवेज़ अंडरलाइन स्टैट्यूटरी टाइमलाइन्स, फॉर्म नंबर एंड अथॉरिटी नेम्स, यानी कि आरडी, आरओसी, एसएफआईओ, ये आपको अच्छे से अंडरलाइन करके आना है। ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसके बाद क्वेश्चन देखिए, XYZ एम्प्लॉय 740 वर्कर्स। अब ये देखो मैंने कंपनी लॉ से हट के डाला हुआ है क्वेश्चन। एम्प्लॉय 740 वर्कर्स, अ ग्रुप ऑफ 47 वर्कर फ्रॉम द फिनिशिंग एंड वेयरहाउस सेक्शन डिसाइडेड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। Examine the statutory criteria for registration of a new trade union under section 6 of the Industrial Relation Code in the context of their proposal। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हेडिंग डाली स्टैट्यूटरी क्राइटेरिया फॉर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन। प्रोविजन लिख दिया, क्या प्रोविजन, देखो आप कोई भी पेपर देख लो, कोई, अब देखो सर आप कह रहे हो हर पेपर हर क्वेश्चन में आप प्रोविजन प्रोविजन बता रहे हो। आप जीआईजीएल वहां पे भी लॉ है, कंपनी लॉ में भी लॉ है, एसबीआईएल में भी लॉ है, टैक्स लॉ में भी बेसिकली लॉ है, ठीक है, ईबीसीएल में भी लॉ है, एसएलसीएम में भी या सीएमएसएल में भी लॉ ही है। तो हर जगह लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शंस की बात हो रही है। तो आपके हर सेक्शन में लॉ, हर बेसिकली हर क्वेश्चन में बेसिकली लॉ की बात होने वाली है। सारे लॉ बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो हर जगह ही लॉ है, तो आपको इस तरीके से ही प्रेजेंट करना है, इस तरीके से ही लिखना है लॉ को। स्टैच्यूटरी थ्रेशोल्ड, स्टैच्यूटरी थ्रेशोल्ड आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टोटल टोटल वर्कफोर्स इन एस्टेब्लिशमेंट 740, 10% 7, इस तरीके से आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, प्रेजेंटेबल नहीं बनाओगे इस तरीके से, तो देखो क्लैरिटी नहीं आएगी इवैल्यूएटर को, ठीक है। इन द गिवन केस XYZ लिमिटेड एम्प्लॉय 740 वर्कर, द मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायर्ड is 74 worker, 10% of 740. However, only 47 worker joined as members. Since 47 is less than the required threshold, the application fails to satisfy the statutory criteria. तो मैंने ये क्या करा, मैंने एनालाइज करा प्रोविजन को फैक्ट्स के साथ, ठीक है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, फैक्ट्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, therefore the proposal to register the trade union with 47 is not legally valid। देखो वन लाइन में इसको आप अंडरलाइन करके आओगे, इसको आप अंडरलाइन करके आना, ठीक है। मतलब जहां आप अपनी मेहनत आपको एग्जामिनर को दिखानी है, ठीक है, कि उसको साफ साफ दिखे। जब अंडरलाइन करा हुआ है उसे ये सब चीजें दिखेंगी तो वो बेसिकली रुकेगा नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब आप उसको सेक्शन नंबर अंडरलाइन करके दिखाएंगे, टाइम जो इतनी भी लिमिट्स हैं,
थ्रेशोल्ड्स हैं उनको बेसिकली अंडरलाइन करेंगे। तो वो बेसिकली ऊपर-ऊपर से देखेगा स्टूडेंट ने बेसिकली सेक्शन लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड उसको याद है, उसका कंक्लूजन बिल्कुल सही है, तो वो बेसिकली इतना अंदर नहीं जाएगा, पूरे नंबर देके आगे बढ़ेगा। ठीक है? उसके बाद देखिए, ये प्रोसीजर बेस्ड वाला क्वेश्चन है। एपेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंटेंड टू शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एज़ द कंपनी सेक्रेटरी डील विद द स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंसेस करेगा अंडर द कंपनीज एक्ट टू इफेक्ट दिस चेंज। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डू नॉट राइट अ कंटीन्यूअस स्टोरी इन पैराग्राफ। तो आपको स्टोरी नहीं लिखनी है पैराग्राफ्स में। डू नॉट फॉरगेट द अप्रूवल अथॉरिटीज, ये मेंशन करना है, की फॉर्म्स मेंशन करने हैं, ये सारे ये वाले फॉर्म्स बेसिकली इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व है। यहाँ पे हेडिंग डालनी है एक अच्छी तरीके से। देखो एक ऐसे हेडिंग डाल लें, ठीक है? एक हेडिंग आपको ज़रूर ही लिखनी है। उसके बाद एज़ पर सेक्शन 13, 4, 12, 5 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट रीड विथ सारे मैंने यहाँ पे प्रोविजन रूल्स लिखे। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टरेशन मेमोरेंडम रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द आरडी। आरडी का अप्रूवल चाहिए होता है मुझे, ठीक है? अब उसके बाद यानी स्टेप स्टेप 1 लिखोगे, 2 लिखना है, इस तरीके से लिखना है और लास्ट में क्या लिखा है मैंने? देखो फोर्स सारे स्टेप लिखने के बाद अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ आईएनसी 22 द आरओसी ऑफ द न्यू स्टेट विल इश्यू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंफर्मिंग द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इस तरीके से अपने आंसर को लास्ट लाइन में एक लाइन में कंक्लूड करना है। तो आपको भी एक लाइन में ऐसे ही कंक्लूड करना है अपने प्रोसीजर। स्टार्ट कहां से करना है? हेडिंग से करना है, ठीक है? सेक्शन रिलेवेंट सेक्शन जो बेसिकली गवर्निंग सेक्शन है वो सेक्शन लिखना है, सेक्शन 13। अगर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर की बात करूं सेक्शन 161 हो गया। तो इस तरीके से गवर्निंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बाद सेक्शन 66 हो गया। कौन सा रूल है सर? शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स है। तो गवर्निंग सेक्शन ऊपर लिखना है, ठीक है? और उसके बाद स्टेप्स में लिखना है और लास्ट में 1 लाइन और 2 लाइन में कंक्लूड करना है अपने प्रोसेस को। तो इस तरीके से लिखना है स्टेप वाइज। याद रखना स्टेप वाइज, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज, ठीक है? और फॉर्म नंबर, अथॉरिटीज जो है, टाइमलाइंस जो है, वो आपको अंडरलाइन करनी ही करनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टाइप 4। क्वेश्चन क्या है, कैसे होते हैं सर? कॉन्सेप्चुअल होते हैं, एलुसिडेट, एक्सप्लेन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वन लाइनर भी हो सकते हैं, जैसे एलुसिडेट, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू, स्टेट द स्कोप एंड एलिजिबिलिटी। ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं पर आते तो है ना, पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो स्टेट द स्कोप एंड एलिजिबिलिटी लिखो, तो यहाँ पे हम बेसिकली मेन हेडिंग का यूज करेंगे। उसके बाद अपने आंसर को जो है डिवाइड करेंगे पॉइंटर्स में और सब हेडिंग्स में। अगर सब हेडिंग्स दी हुई तो अगर आपके कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया स्कोप एंड एलिजिबिलिटी, तो अगर आपको सब हेडिंग में लिखना है तो बेसिकली सब हेडिंग यूज करो फिर उसके लिए अच्छे से, ठीक है? तो डू नॉट राइट अ कंटीन्यूअस स्टोरी, लॉन्ग पैराग्राफ नहीं करना है। डू नॉट स्किप टाइम लिमिट्स, ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू हेडिंग्स, ठीक है? टॉपिक्स को जो है बेसिकली हेडिंग में बांटना है, जैसे कि स्टेट द स्कोप एंड एलिजिबिलिटी, सब कुछ यही पूछ रहा है तो मैं यहाँ इसको बेसिकली पॉइंटर्स में लिखूंगा। कैसे? अब देखो, एलुसिडेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसआर अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंपोजिशन लिखो, मैंडेटरी स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड। तो अब इन सबको मैं मिक्स करके नहीं चलूंगा। प्रोविजन सेक्शन 135 लिखा और उसके नीचे सब कुछ मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे सब हेडिंग्स का यूज करूंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेडिंग बनाऊंगा, कंपोजिशन सीएसआर कमेटी बनाऊंगा, मैंडेटरी स्पेंडिंग बनाऊंगा, ये सब बेसिकली लिखूंगा और उसके नीचे रिलेवेंट प्रोविजन जो है वो मैं लिखूंगा, जिससे क्लैरिटी पता चले। जो मुझसे पूछा गया है मैंने उसको क्लैरिटी के साथ दिया है। अगेन यही कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाता, मान लो कोई थ्योरेटिकल ही आ जाता, तो वहां पे सब हेडिंग्स अगर आपके मॉड्यूल में दी हुई है तो मैं उन सब हेडिंग्स का यूज करूंगा अच्छे से, पर मेन हेडिंग में जरूर दूंगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिकली कंपनी लॉ में भी आ जाएगा, सीएफएम में भी आ जाएगा, टैक्स लॉ में भी आ जाएगा। तो कंपनी लॉ में बायबैक की कैलकुलेशन आ गई, क्या पता है कुछ भी आजकल। एसएलसी में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है? तो कैसे प्रेजेंट करना है सर? कैलकुलेट द नेट, अब क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नेट एसेट वैल्यू, एसरटेन द मैक्सिमम क्वांटम वो बायबैक, कंप्यूट द नेट प्रॉफिट फॉर वेंचर एलिमिनेशन। तो बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो यही सब मुझे देखने को मिलेगा ना। तो क्या अवॉइड करना है? प्रेजेंट, डू नॉट प्रेजेंट फाइनल फिगर विदाउट शोइंग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट, डू नॉट लीव मैसी और अनस्ट्रक्चर्ड। देखो अनस्ट्रक्चर्ड कहने का तरीका है जो आपको दिया गया है वो आपने नहीं प्रेजेंट किया, ठीक है? जो जिससे आपका फॉर्मूला से आंसर निकल के आए वो आपने प्रेजेंट नहीं किया, कैलकुलेशन आपने अच्छे से नहीं दिखाई, ठीक है? कोई जिस एजम्पशन के बेसिस पे वो कैलकुलेशन की वो एजम्पशन वहां पे नहीं लिखी आपने। जो फाइनल आंसर है, जो पूछा गया, जो रिक्वायर्ड है, उसको आपने बेसिकली प्रेजेंट नहीं किया अच्छे से, मतलब फाइनली एक अच्छी तरीके से, मतलब वन लाइनर में प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है? आप उसको देके आ गए, वो ढूंढ रहा है वहां एग्जामिनर कहाँ लिखा है इसने फाइनल वाला आंसर, क्योंकि न्यूमेरिकल हम कर देते हैं ना, बिल्कुल स्क्रैच वर्क करके आते हैं पूरा अच्छे से, कुछ चीजें कैलकुलेशन कर दी, कहाँ कर दी, वो अपना आंसर ढूंढना है। नहीं, आपको बॉक्स में वो बेसिकली अपना फाइनल कंक्लूजन या मतलब फाइनल आंसर जो है वो बॉक्स में आपको लिख के आना है, या फिर एक लाइनर का एक लाइन बना दो जो भी पूछ रहा है। जैसे द नेट कैलकुलेट द नेट एसेट वैल्यू, द नेट एसेट वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज, ऐसे तरीके से लिख दो आप, ठीक है? तो वन लाइन में या फिर बॉक्स बना के आओ आप। तो इस तरीके से व्हाट टू कीप इन माइंड, ऑलवेज राइट द स्टैट्यूटरी फॉर्मूला क्लियरली एट द टॉप। फॉर्मूला आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है। यूज अ क्लीन टू कॉलम टेबल फॉर कैलकुलेशन, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वहां टेबल बना के आओ। देखो अब ये कुछ स्टूडेंट पता है क्या बोलेंगे, सर टेबल बनाने का टाइम नहीं होता पेपर में। अरे आज से प्रैक्टिस करो, अब डेली प्रैक्टिस करो, सब टाइम मिलेगा आपको टेबल बनाने। टेबल बनाने ज्यादा टाइम नहीं लगता है,
उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज इंक्लूड बुलेट इज एक्सप्लेनेटरी वर्किंग नोट्स एट द बॉटम। तो एक्सप्लेनेटरी वर्किंग नोट्स वहां जरूरी है, जैसे अगर आपने कोई एजम्पशन लिया अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो आपको वर्किंग नोट्स में डालनी ही पड़ेगी, और सीएफए में तो आप करते हुए आए हो। ठीक है, जैसे कैलकुलेट द टोटल नेट एसेट एंड नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम गिवन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज, ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन टेबल बनाई है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट और assumptions अपने लिखे, ये लिखने जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे सिंपल है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन का, स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी और डिफरेंशिएट बिटवीन करके बेसिकली कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास। उसके बाद क्या करना है, डू नॉट राइट पैराग्राफ स्टाइल डिस्टिंक्शन विदाउट अ बेसिस कॉलम, डू नॉट राइट एसिमेट्रिक पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है कभी भी, डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पर जो मैं ये बात बोल रहा हूँ उसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए कि लिखना कैसे है। Always present distinction in a 3 column table basis of distinction topic A topic B, keep each point brief in 2 to 3 lines। यानी कि यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है, यहाँ पे हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ टॉपिक ए लिखना है या टॉपिक बी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है, आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखना होता है। अब आप कहोगे सर जो क्वेश्चन आया है ना डिफरेंस बिटवीन का, उसके इतने पॉइंटर है ही नहीं, अब मैं कैसे करूं। लेट्स से गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का आ गया, तो अब इसके इतने पॉइंट नहीं बन पाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 हेडिंग नहीं बन रही। अब सर क्या करना है, अब आपको पॉइंटर्स में लिखना है, अब आपको यहाँ पे पॉइंटर्स में लिखना है। ठीक है, जैसे मीनिंग लिखने हैं या फिर कोई मतलब कोई भी पॉइंटर है, आपको जैसे 3 पॉइंट ही पता है या फिर इतने पॉइंट नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको 3 पॉइंटर में ही लिखना है। यहाँ फिर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हेडिंग की बात नहीं होगी, फिर आप यहाँ पे टॉपिक ए बताएंगे। ठीक है, और इसके डिफरेंस में आप कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट्स लिखेंगे, या अल्टरनेटिवली या फिर ऑन द अदर हैंड, ऐसे करके बेसिकली टॉपिक बी को बता सकते हैं। ठीक है, आप 2 वर्ड यूज किएगा, मैं बता रहा हूं, आप 2 वर्ड यूज करिएगा, क्या, या तो ऑल्टरनेटिवली लिखो या आप कन्वर्ट्स लिखो। ठीक है, या ऑन द अदर हैंड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ डिस्टिंक्शन हो जाएगा, टॉपिक ए लिखने एक पॉइंटर भी हो जाएगा, ऐसी पॉइंटर टू। पैराग्राफ में आपको वहां पे भी नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है, और आपका एक पॉइंटर 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, आप पॉइंटर में लिख के आओ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लिख के आओ, सिर्फ इतनी सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि एग्जामिनर आपके पैराग्राफ में डूब ना जाए और आपको मार्क्स देना ही फिर भूल जाए। बस इस तरीके से आपको याद रखना है, और जो भी आपको लिखना है अंडरलाइन करना है, आपके कीवर्ड्स आपके आंसर में बहुत अच्छे से होने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए, फॉर्म्स नंबर दिखने चाहिए। सेक्शन ये अगर याद नहीं हो रही तो अभी से ही आदत डालो बार बार सेक्शन याद करने की, मतलब इंटरप्रिटेशन करना सीखो अच्छे से, या फिर एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ रिलेट करके पढ़ो, तो तब आपको सेक्शन याद होंगे अच्छे से। ठीक है, बार बार रिकॉल करो सेक्शन को, तो सेक्शन नंबर भी आपको याद होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन वन करना। बट इस वाले टाइप के लिए मैं बोलूंगा पहले आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखो, टॉपिक ए लिखो, टॉपिक बी लिखो। देन अगर आपको नहीं है, यानी कि वो कुछ एक्सेप्शन वाला ही पूछ लिया, उसने कुछ कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका डिफरेंस ऑफ बिटवीन बन ही नहीं पाया, बट एग्जामिनर ने डाल दिया, एक आध क्वेश्चन डाल देता एग्जामिनर। ठीक है, तो उस केस में फिर आप इस तरीके से छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आप बेसिकली लिख सकते हैं। और टॉपिक है, आप ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि हेडिंग डाल दी और उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरे टॉपिक की हेडिंग डाल दी फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये डिफरेंस हुआ। कैसे डिफरेंस कर पाएगा कोई। आप इस पॉइंटर में लिखोगे, आप बता रहे हो टॉपिक ए ये होता है, एंड देन फिर आप लिख रहे हो कि अल्टरनेटिवली ऑन द अदर हैंड टॉपिक बी में ये है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वीडियो आंसर राइटिंग से रिलेटेड था पूरा। इसमें मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिए, क्या आपको टेक्निक यूज करनी है वो भी मैं बता दिए। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको, ठीक है, समझना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब कुछ कहेंगे सर हम राइटिंग प्रैक्टिस तो हम ठीक है करना स्टार्ट कर देंगे, सर क्वेश्चन कहाँ से लाएं। अब अब देखिए, अब यहाँ पे रोल आता है टेस्ट सीरीज का। सर टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी क्यों है मैं आपको वो बता देता हूँ आज। कुछ स्टूडेंट अभी तक इसमें ही है कि सर टेस्ट सीरीज लगानी जरूरी होती है नहीं होती, हम तो ऐसे ही कर लेंगे और बिना टेस्ट सीरीज क्यों ही लगाएं। मतलब हमें कोई रिलेवेंस समझ नहीं आता टेस्ट सीरीज लगाने का। देखिए, अगर आप टेस्ट पेपर देना चाहते हैं और सच में अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं टेस्ट सीरीज ले लेते हैं पर अपने आंसर्स नहीं लिखते, ठीक है, टाइमली टेस्ट नहीं देते, तो उनके लिए तो देखिए कोई रिलेवेंस है ही नहीं। पर जो तरीके से डिसिप्लिन तरीके से टेस्ट पेपर देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरी गलती क्या है, क्या मैं मेरी गलती कैसे सुधरेंगी, अगर वो सच में ये जानना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में होगा क्या, मतलब हमारी टेस्ट सीरीज में क्या होगा मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज में मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं वो, पर मेरी टेस्ट सीरीज में क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर जो भी आपको मिलेंगे वो बिल्कुल अमेंडेड होंगे। सबसे पहली बात अमेंडेड होंगे, जैसा आईसीएसआई का पैटर्न आ रहा है, आईसीएसआई का जैसे भी एग्जामिनेशन पैटर्न है
वन लाइनर क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं, केस स्टडी बेस आ रहे हैं, ठीक है? कंपनी लॉ में बहुत डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? कंपनी लॉ में। वैसे ही तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और वो ऐसी ही होने वाली है जैसे आईसीएसआई एग्जाम में पूछता है। ठीक है? तो हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो देखिए 4 तो यूनिट टेस्ट होंगे आपके, प्लस 2 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। यानी कि 2 जो टेस्ट होंगे फुल सिलेबस वो 100 मार्क्स के होंगे और जो 4 यूनिट टेस्ट होंगे वो 4 नहीं 5 यूनिट टेस्ट होंगे सॉरी। जो 5 यूनिट टेस्ट होंगे वो बेसिकली 40-40 मार्क्स के होंगे। सर 5 यूनिट टेस्ट आप कैसे करोगे? सर यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस है, जैसे 16 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, 17 चैप्टर 16 चैप्टर हैं, तो इनको हमने बेसिकली 5 यूनिट टेस्ट में डिवाइड किया है। तो एक यूनिट टेस्ट में 2 से 3 चैप्टर आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो आप उसकी तैयारी करो, ठीक है? रिवाइज़ करो और फिर बेसिकली आपको वो यूनिट टेस्ट पेपर देना है और अल्टीमेटली लास्ट में 2 फुल सिलेबस टेस्ट 100 मार्क्स के आपके पास रहेंगे। इतने हो जाने के बाद आपने पेपर दे दिया, क्वेश्चन पेपर आपको क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर मिला, देन उसके बाद क्या होगा? हम इसको इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन कितने में टाइम लगेगा सर? विद इन 4 टू 5 डेज़ में हम आपको शीट इवैल्यूएट करके देंगे। अब जब हम आपकी शीट इवैल्यूएट करेंगे तो बेसिकली उसमें हम बताएँगे कि आपकी गलती क्या थी। अब वो गलती क्या हो सकती है? सर आपने प्रोविज़न सही से नहीं लिखा, ठीक है? गलत प्रोविज़न लिखा है। आपको स्ट्रक्चर बनाना सही से नहीं आया आपका आंसर का, आपने कन्क्लूज़न अच्छे से नहीं लिखा। जो रिलेवेंट चीज़ पूछी गई थी आपने रिलेवेंट आंसर में नहीं लिखी है, ठीक है? मतलब आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी पता चलती है आंसर देखने से आपके। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली आपकी शीट में फीडबैक बेसिकली लिख कर देंगे, ठीक है? तो उस फीडबैक से आप जो समझेंगे उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पेपर देंगे। तो इस तरीके से ये चलने वाला है। तो इससे क्या होगा आपको अपनी गलतियाँ एग्ज़ाम से पहले पता चलेंगी और जितने ज़्यादा आप टेस्ट पेपर लिखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्डअप होगा। ठीक है? अब सर इसको एनरोल कैसे करना है? इसको एनरोल करना है देखिए हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू वैसे वेबसाइट चल भी रही होगी www.lawconnectcs.com ठीक है? इस वेबसाइट पे आप जाएँगे तो आपको सैंपल इवैल्यूएटेड शीट भी देखने को मिलेगी। ठीक है? कि आपकी कॉपी किस तरीके से चेक होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है, उन्हें डाउट भी रहता है सर कैसे चेक होगी हमारी शीट? तो वो भी है। क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा। यस, क्वेश्चन पेपर भी आपको एक क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो इससे क्या होगा? आप बेसिकली देख सकते हो कि जैसा क्वेश्चन पेपर आईसीएसआई आपको देता है, जैसा क्वेश्चन आईसीएसआई फ्रेम करता है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। और मैं अभी आपको बोल के चलता हूँ, आप सोचेंगे सारे पीवाईक्यूज़ ही डाले होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पीवाईक्यूज़ आपको 25% मिलेंगे, 75% क्वेश्चन हमने खुद से ड्राफ्ट करके अच्छे से बनाए हुए हैं। आईसीएसआई की बेसिकली जैसे आईसीएसआई ड्राफ्ट करके बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, उस तरीके से हमने बेसिकली क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें देखिए आप, एनालाइज़ करिए और अगर आपको लगता है हाँ, सच में मेरी आंसर राइटिंग वीक है और मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।